नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुख्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संधि के टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम पहले ही वर्ण को पढ़ चुके हैं और हमारा जो वर्ण का टॉपिक है उसकी बहुत सारी क्लासें भी हो चुकी है और काफी विस्तार से हमने वर्ण को पढ़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक दोस्तों हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है वो है संधि, और संधि को काफी विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और काफी मजा आपको आने वाला है, क्योंकि जो अपना अच्छा टॉपिक है वो है दोस्तों यहाँ पर संधि। तो संधि की हम यहाँ पर बात करें तो संधि की बारे में मैं आपको पहले भी, और जो वर्ण का टॉपिक हमारा चला था उसमें मैं आपको काफी विस्तार से थोड़ा वो संधि के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। आज का जो टॉपिक हमारे पास संधि है, और दोस्तों काफी सारे एग्जाम हैं उनमें, यानी कि जितने भी हमारे पास एग्जाम होते हैं हिंदी से संबंध रखते हैं जो एग्जाम, उनमें ये टॉपिक काफी बार पूछा जाता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो काफी बार गलती कर देते हैं, और उन्हीं गलतियों को हमें पकड़ के चलना है और किस प्रकार से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को हमको करना है। तो प्रश्न दोस्तों हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं ना कहीं टॉपिक को छोड़ देते हैं, यानी कि कई जो गलतियां हैं हम करते हैं, उन्हीं गलतियों को हमें करने से बचना है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में ये भी रहता है कि सर संधि जो है वो पढ़ लेंगे, और वो ट्रिकें लगाते हैं दोस्तों, वो ट्रिक काम नहीं आती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर आपका सिलेक्शन करवाने के लिए पेपर नहीं करवाता है, आपको बाहर निकालने के लिए पेपर होते हैं साथियों, ठीक है। तो पहले अपने माइंड में ये बात जो है वो फिट कर लो कि हमें एग्जामिनर जो होता है वो सिलेक्शन करवाने के लिए पेपर नहीं ले रहा है। वो पेपर क्यों लेता है? ताकि हमको बाहर निकाल सके। और आपको पता है साथियों कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आज का जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है वो है संधि, और संधि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने जो वर्ण आपको पढ़ाए थे, तो दोस्तों काफी जो बच्चे हैं वो अभी भी हिंदी को लिखते हैं तब कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्ण के बारे में, ठीक है, ये मन वर्ण यहाँ पर बात करते हैं, तो वर्ण जो है दोस्तों वो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा। और अगर मैं बात करूं वर्णों, अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। वर्णों इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर एक बिंदी भी आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ पर जो है वो बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें, हमारे पास एक और जैसे ले लीजिए, शब्द को ही ले लीजिए, एक हमारे पास यहाँ पर शब्द, तो अगर आप शब्द को इस प्रकार से लिखते हो तो ये सिंगल लिखा जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं शब्दों, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बेटा? शब्दों लिखेंगे। तो शब्दों लिखते ही दोस्तों यहाँ पर भी क्या आती है? बिंदी आती है, जो कि हम अक्सर नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि एक वचन में यहाँ पर बिंदी नहीं आती। लेकिन हम जब इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो इनके पीछे जो है दोस्तों बिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी गाइड वगैरह है उनमें आप देखना, अगर एक वचन से बहुवचन बनता है तो उनमें पीछे बिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको शब्दों को देख सकते हो, बिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। हम संधि को पढ़ते समय दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर शब्द लिखते हैं उन शब्दों का सही प्रयोग करें। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सी बार, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जैसे दवाइयाँ बहुत प्रचलन में है, दवाइयाँ, ठीक है। दवाइयाँ जो है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, हर मेडिकल में आपको इस प्रकार से दवाइयाँ देखने को मिल जाएगी साथियों, ठीक है। आप यहाँ पर बोर्ड पे देख लीजिए, आराम से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। जो दवाइयाँ हैं वो इस प्रकार से लिखी जाती है। अब जो है, मैं अगर आपसे बोलूँ कि जो दोस्तों ये शब्द लिखा हुआ है दवाइयाँ, ये बेटा गलत शब्द है, ठीक है। तो दवाइयाँ हमारे पास शब्द है, ये गलत शब्द है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे? क्योंकि हर एक मेडिकल जो शॉप होती है वहां पर यही लिखा होता है। तो बेटा जो मेडिकल वाले हैं वो इंग्लिश में करते हैं मेडिकल को, ठीक है। जो यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट होता है वो इंग्लिश का होता है, उन्हें हिंदी से मतलब नहीं है। आपको हर एक दुकान पे ही जो है वो दवाइयाँ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन बेटा ये जो दवाइयाँ हैं वो गलत है, कहीं बार एग्जाम में पूछा भी गया, लेकिन हम जो है इनको नोटिस नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो है वो सही रूप कौन सा होगा, तो बेटा ये जो सही रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, दवाइयाँ, ठीक है। दवाइयाँ जो है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, यानी कि ई के ऊपर कोई मात्रा का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। ये पढ़ते हैं, जब मैं आपको पढ़ते पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर लगा हुआ है इया पढ़ते, ठीक है, इया पढ़ते लगा हुआ है, इसी कारण जो शब्द है वो यहाँ पर मात्रा नहीं लेता है, ठीक है। तो हम बात करें कि दवाइयाँ जो है वो ये गलत है, और दवाइयाँ इस प्रकार से लिखी जाती है,
ये थोड़ा सा दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान में देना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द बनता है दवाई, तो हाँ ये दवाई जो है वो सही है। ये जो दवाई लिखी हुई है बेटा ये तो सही है, लेकिन दवाइयां ये वाला सही होगा, ये वाला दवाइयां गलत हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बहुत सारे शब्द जो है वो बताने वाला हूँ बीच बीच में, ताकि आपका जो शब्द अशुद्धि का एक टॉपिक आता है हमारे पास, शुद्ध अशुद्धि का जो टॉपिक आता है वो भी साथ के साथ यहाँ पर क्लियर होते हुए चलेगा साथियों, ठीक है। क्योंकि काफी सारे जो हिंदी के टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग में वगैरह वो भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें जो है वो हर एक बारीकी को पकड़ना है और हर एक शब्द को लेते हुए चलना है। साथ के साथ जब क्लास खत्म हो जाएगी दोस्तों, तो क्लास में हम यहाँ पर जो है वो शुद्ध अशुद्ध को टॉपिक जो है 5-5 10-10 शब्द डेली उनके प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में हम यहाँ पर लेंगे। यानी कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है, जिससे आपकी डेली प्रैक्टिस यहाँ पर होती रहेगी। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है पर्यायवाची जो हमारे पास आते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची याद नहीं होते, इसी कारण हम यहाँ पर 5-5 7-7 जो पर्यायवाची है वो डेली यहाँ पर ही याद करने वाले हैं, पीछे 5 मिनट का जो हमारे पास समय रहेगा उसमें, ठीक है। ताकि आप अपनी नोटबुक में इन्हें आराम से लिख लें और जो हमारा पास जो धीरे धीरे हम इन्हें आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता रहा था कि बच्चे जो है भी वर्ण को गलत लिखते हैं, शब्दों को इस प्रकार से आपको लिखना है। कहने का मतलब एक वचन से हम बहुवचन में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास बिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है साथियों, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे बेटा, क्या संधि को पढ़ रहे थे, और संधि जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर रहती है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो संधि हमारे पास है तो संधि किसे कहते हैं, और काफी सारे बच्चे जो हैं उनके माइंड में ये रहता है कि सर संधि तो बहुत इजी है, अभी अ से अ मिलेगा आ बन जाएगा, हम ऐसे पहचान रहे हैं बेटा, तो आप ऐसे इनको नहीं पहचान सकते, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं पहचान सकते, वहां पर कोई नियम लागू नहीं होते, तो थोड़ा सा उन पर हमें फोकस भी करना है। हाँ हालांकि आप 80% तो जो है नियम के अनुसार देख सकते हो, लेकिन 20% शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं पहचान सकते, तो उनकी भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो संधि क्या होती है, संधि में आपको दोस्तों बता दूं कि दो शब्द मिलेंगे, है ना, दो शब्द मिलेंगे और जान की दो ध्वनियां मिलेगी। सिंपल सी भाषा में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो ध्वनियां मिलेगी, और दो ध्वनियों के मिलने से, ठीक है, दो ध्वनियों के मिलने से विकार पैदा होगा। क्या पैदा होगा, विकार पैदा होगा, और जो विकार पैदा होगा उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे, ठीक है। दो ध्वनियां मिलेगी और दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने, परिभाषा इसकी यही बन जाएगी साथियों कि दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अगर दो ध्वनियां मिल रही है और विकार पैदा नहीं हो रहा फिर क्या होगा सर, ये भी तो बता दीजिए फिर, ठीक है। परिभाषा ऐसे ही नहीं बनी होती साथियों, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जब दो ध्वनियां मिलेगी, कितनी बेटा, दो ध्वनियां यहाँ पर मिलेगी, दो ध्वनियां, ठीक है, दो ध्वनियां जब यहां पर मिलेगी और इनके मिलने से विकार पैदा नहीं होता है, क्या पैदा नहीं होगा बेटा, विकार पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, विकार पैदा नहीं होगा तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं संयोग। क्या बोलेंगे साथियों, इसे कहा जाता है संयोग कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहा जाता है, और दो ध्वनियों के मिलने से विकार पैदा कर नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोग कहा जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर, ठीक है। पहले आपके माइंड में ये कंसेप्ट जो है वो बैठना चाहिए कि संधि कब बनेगी, संधि जब बनती है जब दो ध्वनियों के मिलने से विकार पैदा होता है तो उसे संधि कहा जाता है, और दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार पैदा नहीं होगा उसे क्या कहा जाता है, संयोग कहा जाता है, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आता है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हमारे पास एक आता है यहाँ पर गौरी शंकर, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, गौरी धन शंकर, ठीक है। ये नाम कई बार आपने सुना होगा, गौरी शंकर, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं जैसे कि स धन अंत, ठीक है। ये हमारे पास शब्द हो गया,
और जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं कोई शब्द जो है, कमेंट करके बता दीजिए मुझे कौन सा शब्द यहाँ पर हम ले जिससे जो हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो इनमें देख लीजिए पहले आप, यहाँ पर गौरी शंकर है और सदन अंत है। ठीक है, मैं आपसे बात करूँ गौरी शंकर को दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं बेटा तो क्या बनेगा हमारे पास। जैसे दो शब्द हमारे पास है, तो गौरी शंकर जो है अगर हम इसको मिलाते हैं यहाँ पर तो हमारे पास बनेगा गौरी शंकर। क्या बनेगा? गौरी शंकर, ये शब्द हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, गौरी शंकर बनेगा। और अगर हम इसको मिलाते हैं, जैसे कि सधन अंत को मिलाते हैं तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? शांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? शांत बन जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि हमने जो यहाँ पर मिलाया, यानी कि गौरी शंकर को हमने मिलाया, तो इन ध्वनियों के बीच में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। कहने का मतलब गौरी वैसा का वैसा ही है और शंकर भी जो है वो वैसा का वैसा ही है, दोनों में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये जो है संधि नहीं होगी दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? संयोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको संयोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये संयोग है। लेकिन देखो हमने यहाँ पर स है और यहाँ पर क्या है? अंत है। अगर हमने वर्ण में पढ़ा था कि ये जो स है दोस्तों, इसको हम तोड़ते हैं तो ये जो हमारे पास स है वो इस प्रकार से रह जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? अ है। ठीक है, और जो अ और ये अ जब मिल जाएगा, ये दोनों जब मिल जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, ये संधि के नियम है। अभी हम संधि को जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स है दोस्तों, स को हम जब तोड़ते हैं तो ये जो स है आधा हो जाएगा, इससे क्या निकल के आ जाएगा? अ बाहर निकल जाएगा। और अ जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा आ बन जाएगा। ठीक है, तो आ, और जब ये आ वापस इस स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। और सा बना तो ये इस प्रकार से ये जो है ये पीछे के पीछे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या शब्द बन के आ गया? हमारे पास जो शब्द आया वो शांत बन के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन आप यहाँ पर देखिए गौरी शंकर को जब हमने यहाँ पर मिलाया तो गौरी शंकर में कोई भी यहाँ पर जो है वो विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये जैसा का जैसा मिलता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या यहाँ पर? संयोग कहा जाता है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ये जो हमारे पास है वो हो जाएगी संधि। इसे ही हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलते हैं। तो विकार क्या होता है? इस प्रकार से जो इनमें उत्पन्न होता है उसे विकार बोलते हैं। तो जहां पर विकार उत्पन्न होगा उसे ही संधि कहा जाता है, जहां पर विकार उत्पन्न नहीं होगा उसे संयोग कहा जाता है। ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है साथियों, इस प्रकार से एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए कि जहां पर विकार उत्पन्न होगा वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा और हम इसको आगे लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं दोस्तों आपसे बोलूं यहाँ पर कि हमारे पास एक शब्द है राधे गोविंद। ठीक है, बताना है आपको और बनाना भी है। राधे धन गोविंद अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, राधे गोविंद। ठीक है, राधे गोविंद है, इसका क्या बनेगा? और एक शब्द हम यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, सधन अक्षर। ठीक है, ये ले लो आप यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाएगा, सधन अक्षर। ठीक है, ये दो शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको बनाना है कि इनमें से जो है वो क्या बनेगा और इनमें से जो संयोग है या संधि जो है वो किन में है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं आपसे बात करूं कि अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता लग गया होगा कि इनमें से संयोग कौन सा है और संधि कौन सी है। ठीक है, शब्दों को तो आप पहचानने लग गए ना धीरे धीरे। अभी अपने संधि को पढ़ना शुरू नहीं किया है, केवल हमने थोड़ा सा इसको समझा है। तभी दोस्तों आपको यहाँ पर पता लगेगा कि संयोग क्या होता है और संधि क्या होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अंदाजा लग गया होगा कि ये जो हमारे पास शब्द बनेगा ये बनेगा राधे गोविंद। क्या बनेगा भाई? राधे गोविंद बनेगा। और इन दोनों के मिलने से कोई जो है विकार नहीं हुआ है साथियों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। और स, ये जो अ यानी कि जो स और अक्षर जो मिलेगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? साक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साक्षर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो ऊपर वाला तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। और कहें हम यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर देखो अलग अलग शब्द हैं और ये मिले तो यहाँ पर तीसरा शब्द जो है वो अलग बन गया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है बेटा? ये संधि है। ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर संधि हो जाएगी। अभी हमने संधि शुरू नहीं की है, केवल आपको मैं समझा रहा हूं कि किस प्रकार से मिलती है और किस प्रकार से संधि को बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि संयोग क्या होता है और संधि क्या होती है। ठीक है,
अब आप जो है साथियों संधि की जो परिभाषा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं। पहले जो आपका टॉपिक है संधि, इसको आप टॉपिक को डाल लीजिए और यहाँ पर लिखिए कि जो संधि है इसकी परिभाषा को हम लिखने वाले हैं। नोट्स बना लीजिए और मैं आपको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, और काफी गजब की और काफी डीपली मैं आपको संधि पढ़ाने वाला हूँ। ऐसी जो संधि है आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, और पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपका यूट्यूब पे होने वाला है, बिल्कुल फ्री होने वाला है, कोई फीस इसकी नहीं ली जाएगी। और पूरी की पूरी जो संधि है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे, टेस्ट भी हमारा होगा, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आप यहाँ पर संधि को लिख लीजिए और टॉपिक डालिए या रफ ले लीजिए, जो भी आज हमारे यहाँ पर संधि की जो पहली क्लास है इसके बारे में, और इनको लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको लिखाऊंगा और नोट्स पे आपके बनाऊंगा इससे साथियों। ठीक है, चलिए तो संधि लिख लीजिए, संधि की परिभाषा में यहाँ पर लिखिए और इसको देखते रहिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है कि दो ध्वनियों के मेल से, चलिए मैं आपको लिखा भी देता हूँ साथ के साथ यहाँ पर, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, तो लिख लीजिए संधि की परिभाषा लिख लीजिए साथ यहाँ पर। संधि की जो परिभाषा है मैं आपको लिखा देता हूँ, आप बोर्ड पर देख के यहाँ पर लिख लीजिए संधि की जो परिभाषा है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, संधि की जो परिभाषा है वो क्या होती है बेटा यहाँ पर। तो संधि की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसमें लिखिए दो ध्वनियों के मेल से, दो ध्वनियों, ये बिंदी आएगी, बिंदी का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, दो ध्वनियों के मेल से। ठीक है, दो ध्वनियों के मेल से, दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है, उत्पन्न विकार को क्या बोलेंगे? उत्पन्न विकार को कहा जाता है बेटा यहाँ पर संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि कहा जाता है, क्या बोलेंगे? संधि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, यदि ध्वनियों के मिलने से विकार उत्पन्न ना हो। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है आपको, यदि ध्वनियों के मिलने से, ध्वनियों के मिलने से, ध्वनियों के मिलने से विकार उत्पन्न ना हो, विकार उत्पन्न ना हो। ठीक है, विकार उत्पन्न ना हो तो वहां संयोग होता है। क्या होता है यहां पर? तो फिर क्या होगा? संयोग होगा। ठीक है, संयोग होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या होगा? संयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए, क्या होता है? संयोग होता है। क्लियर है बात यहां पर? यानी कि दो ध्वनियों के मेल से, दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, और जहां पर दो ध्वनियों के मिलने से विकार उत्पन्न ना हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? संयोग बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है, इस परिभाषा को लिख लीजिए। इस परिभाषा को लिखने के बाद में आपको उदाहरण लिखना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, संधि की परिभाषा जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगी हर चीज। तो इसको आप पहले उतार लीजिए, दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, और यदि ध्वनियों के मिलने से विकार उत्पन्न ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? संयोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? संयोग बोलेंगे, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है वो आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें लिखिए आप एग्जाम्पल पे, पहले आप लिखिए गौरी शंकर, और ये जो बना लीजिए इस प्रकार से गौरी शंकर लिख लीजिए, और कोष्ठक में आपको लिखना है संयोग। ठीक है, उसी प्रकार स धन अंत लिखना है। ये मैं बाद में आपको जब संधि पढ़ाऊंगा, अभी हम स्टार्ट करेंगे संधि, तो मैं आप उसको मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अभी इसको छोड़िए, सिर्फ उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, स धन अंत, इसका हम क्या बन जाएगा? शांत बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। ठीक है, पहले आप इनको केवल इनको उतार लीजिए, हम धीरे धीरे सिटी बाय सिटी संधि को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी हमें यहाँ पर नहीं करनी है, हम सिटी बाय सिटी चढ़ते हुए चलेंगे और काफी अच्छे तरीके से संधि को पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलिए तो गौरी शंकर
को अगर हम मिलाते हैं तो गौरी शंकर हमारे पास बनता है, ये क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। और सधन अंत को हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, शांत बन जाएगा। ये क्या है, हमारी एक संधि है। क्लियर है। चलिए इसके आगे मैंने दो और भी आपको बताए थे, राधे गोविंद बताया था, राधे धन गोविंद। ठीक है, इसको धन बोलते हैं बेटा, समझ जाना। ये जो प्लस का चिन्ह होता है इसे हिंदी में धन कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं धन बोलता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अगला जो हमारे पास बनेगा साथियों, अगला जो है वो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए, राधे गोविंद। और राधे गोविंद वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा संयोग है। और हमारे पास एक शब्द आता है सधन अक्षर, और ये क्या बनेगा, साक्षर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो संधि हो रही है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना। चलिए लिख लीजिए फटाफट से बेटा, इनको उतारिए फटाफट से, अपनी जो नोटबुक है इनमें उतारिए। और अगला हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले दोस्तों संधि के भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पर क्या, संधि के भेद। ठीक है, तो संधि के भेदों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे पास अब जो है दोस्तों संधि स्टार्ट हो रही है आपकी। तो हम बात करें यहाँ पर संधि के भेदों के बारे में बात करते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो कमेंट करके बताइए फटाफट से, संधि के भेद। तो संधि के बेटा कितने भेद होते हैं। और भेद की बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे बेटा कितने, 3 भेद संधि के देखने को मिल जाते हैं। तो संधि के कितने भेद हमें देखने को मिलेंगे, तो 3 भेद हमें देखने को मिलेंगे। उन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने। और पहला जो हमारे पास है वो आप जानते हो यहाँ पर क्या, स्वर संधि। क्या हो जाएगी बेटा, स्वर संधि। और स्वर संधि का जैसे हमारे पास नाम आता है, काफी सारे बच्चे बस समझते हैं कि काफी इजी है, लेकिन गड़बड़ी जो है वो काफी सारे बच्चे यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, स्वर संधि हमारे पास हो जाएगी। दूसरा भेद हम यहाँ पर देखते हैं, और दूसरा भेद जो हमारे पास है वो दोस्तों कौन सा, बताइए फटाफट से, व्यंजन संधि। कौन सी जाएगी, व्यंजन संधि हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, ये व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे आगे। तीसरा जो हमारे पास है वो कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी जाएगी, विसर्ग संधि। ये विसर्ग जो संधि है ये हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें 3 भेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमें इसके आगे ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर, तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि के आपको जो है 5 प्रकार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके भी हमारे पास जो है वो उपभेद होते हैं संधि के भी। और वो कौन कौन से उपभेद होते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इसके उपभेद की बात करें तो हमारे पास जो पहला उपभेद जो आता है बेटा, वो आता है यहाँ पर कौन सा, वर्दी संधि। यानी कि इसके भी स्वर संधि के भी उपभेद होते हैं ना, आपने यहाँ पर देखा होगा कि स्वर संधि के जो उपभेद होते हैं वो कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करूं मैं आपसे, दीर्घ संधि होती है हमारे पास। दीर्घ के बाद में जो गुण होता है, वर्दी होती है, यण संधि होती है और अयादी संधि होती है। इनके बारे में तो लगभग सभी यहाँ पर जानते हैं। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे दीर्घ संधि, किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, दीर्घ संधि। ठीक है, हालांकि इनको ऐसे बोला जाता है दीर्घ स्वर संधि, ऐसे लिखते हैं इनको बेटा ना, कि दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है इनको। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी हमारे पास। दीर्घ के बाद में दोस्तों हमारे पास जो बी हमारे पास होगी, दीर्घ के बाद में आप यहाँ पर लिखो गुण। क्या लिखेंगे बेटा, गुण स्वर संधि। क्या लिखेंगे, गुण स्वर संधि इन्हें लिखा जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर गुण के बाद में क्या हो जाएगी, वर्दी। क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर वर्दी हो जाएगी। और वर्दी स्वर संधि इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारे पास संधि बनती है। और हमारे पास जो ABCD डी पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। और यण जो है साथियों, इसे यण संधि ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, यण संधि कहा जाता है। तो यण स्वर संधि नहीं बोलते हैं, वो रीजन मैं आपको बता दूंगा। और अगर बात करें यहाँ पर यण के बाद में हमारे पास कौन सी अयादी संधि है, कौन सी जाएगी, अयादी संधि हमारे पास, अयादी संधि हमारे पास हो जाएगी। कहने का मतलब जो है उपभेद केवल जो है वो इसके स्वर संधि के ही उपभेद होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे, ठीक है, ये क्या है, उपभेद है। ये क्या हो जाएंगे, उपभेद हो जाएंगे। और ये उपभेद किसके हैं, तो ये स्वर संधि के उपभेद है। किसके उपभेद है बेटा, ये स्वर संधि के उपभेद हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी जो हमारे पास है वो 5 उपभेद हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके कोई उपभेद नहीं है, इनके नियम चलते हैं। व्यंजन संधि के भी नियम है हमारे पास, बहुत सारे नियम है। और विसर्ग संधि जो है इसके भी नियम हमारे पास है। केवल हमें जो उपभेद हमें देखने को मिलते हैं वो स्वर संधि के ही उपभेद देखने को मिल जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी,
वर्दी स्वर संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी और अयादि संधि दोस्तों हो जाएगी। उतारिए फटाफट से, थोड़ा सा इनको आप देख लीजिए। यहाँ पर इनको इस प्रकार से हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट से जी, उतारिए फटाफट से। जो हमारे पास नियम है, ये जो संधि के भेद हैं, तो ध्यान रखना संधि के 3 भेद होते हैं और तीनों ही भेद जो है लिखे हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि जो है इसके 5 उपभेद होते हैं और 5 उपभेद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के उपभेद होते हैं साथियों, ठीक है। चलिए तो फटाफट से यहाँ पर उतार लिया होगा आपने। अजी हाँ, अगर इनको आपने उठा लिया होगा तो हम पहले ही यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे साथियों किसके बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग जो आपकी यहाँ पर डलेगी वो डलेगी साथियों यहाँ पर 1 नंबर पर दीर्घ, 1 नंबर पर डाल लीजिए दीर्घ स्वर संधि। क्या डालोगे यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दीर्घ स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं साथियों। और दीर्घ जो स्वर संधि है इसमें किस प्रकार से हम यहाँ पर बनाएंगे और किस प्रकार से यहाँ पर आपका होने वाला है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए तो आ जाइए फटाफट से। इसमें हमारे पास 3 नियम यानी कि 3 कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दीर्घ स्वर संधि में। अब दीर्घ स्वर संधि जो है वो किस प्रकार से बनेगी और किस प्रकार से हम इसके शब्दों को पहचानेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके जो नियम वगैरह है वो हमारे पास क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो हमारे पास एक तो दोस्तों यहाँ पर आता है अ। क्या आ जाएगा बेटा, अ आ जाएगा और अ या फिर आपको देखने को मिलेगा आ, ठीक है। अ या आ के बाद में अगर आपको अ दिखाई दे या फिर आपको दिखाई दे आ, क्या दिखाई देगा, आ दिखाई देगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साथियों हमारे पास आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो बनेगा वो आ बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर, दूसरा हमारे पास आएगा साथियों यहाँ पर क्या, अगर आपको दिखाई देगी ई या फिर आपको दिखाई देगी क्या, ई दिखाई देगी, ये छोटी है या बड़ी है, हम वर्णों में इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं। या फिर यानी कि ई और छोटी ई और बड़ी ई के बाद में अगर आपको प्लस के बाद में यहाँ पर छोटी ई दिखाई दे या फिर आपको यहाँ पर बड़ी ई दिखाई दे तो आपका क्या बन जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या बनेगी यहाँ पर, ये बड़ी ई बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी, ये जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी बेटा, यहाँ पर वो बनेगी बड़ी ई आपके बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगी। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो तीसरे नंबर पे आएगा वो आएगा हमारे पास ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा या फिर इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, इनके आने के बाद में इधर जो शब्द हमारे पास आएगा या तो छोटा ऊ हो जाएगा या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो दोस्तों बनेगा हमारे पास बड़ा ऊ बनेगा। कहने का मतलब समझ में आपको आना चाहिए कि बनेगा दीर्घी, तभी तो नाम इसका क्या रखा गया है, दीर्घ संधि रखा गया है। मतलब छोटा अ मिले या फिर अ मिले बनेगा क्या, आई बनेगा। समझना साथियों, मैं आपको समझा रहा हूं, पेन को भी छोड़िए और एक बार इधर देखिए बोर्ड पे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि अ में अ के बाद में या तो अ आ जाए तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। इधर आ हो और इधर अ हो तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ऐसे बाद में देखो अ के बाद में अगर अ आता है तो क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, आ बन जाएगा, ठीक है। या फिर अ के बाद में डायरेक्ट आ जाए तो भी क्या बन जाएगा, आपका आ बन जाएगा, ठीक है। या फिर मैं बात करूं इधर आ हो और इधर अ हो तब भी क्या बनेगा, आई बनेगा। कहने का मतलब कैसे भी ले लो बनेगा तो आई बनेगा, तभी तो दीर्घ संधि है, ठीक है। जहां पर आपको आ या बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ की ध्वनि अगर आपको देखने को मिल जाती है तो वो कौन सी संधि होती है, वो दीर्घ संधि होती है। कहने का मतलब हमारे पास जो इधर के बनते हैं वो बड़े बनेंगे, यानी कि बड़े को हिंदी में दीर्घ कहा जाता है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी साथियों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि या तो अ मिले ये बनेगा या फिर इधर छोटी ई हो या फिर इधर बड़ी ई, कुछ भी हो बनेगी तो क्या ई बनेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऊ और इधर क्या हो ऊ, मतलब कैसे भी ले लो आप, इनको छोटा ले लो, बड़ा ले लो, इधर उधर कुछ भी ले लो, किसके बाद में, इस धन के बाद में, ठीक है। इस प्लस के बाद में आना चाहिए तो क्या बनेगा हमारे पास, ऊ बनेगा, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा
मैं आपको बताता हूं एक बार, इनकी जो मात्रा होती है वो इस प्रकार से होती है। इसकी आ की मात्रा आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ई की मात्रा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी आपको इस प्रकार से ई की मात्रा होती है, और ऊ की बड़ा ऊ जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर आपको जहां पर आ की मात्रा दिखाई दे, या फिर बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, या फिर आपको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे, तो हमारे पास कौन सी संधि हो जाएगी, ये हमारे पास दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसको उतार लीजिए, फिर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में। ठीक है, तो दीर्घ संधि के जो उदाहरण साथियों, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और कौन कौन से हमारे पास उदाहरण है उनके बारे में जानने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक बार इनको देख लीजिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर उतार लिया हुआ आपने, और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात करने वाले हैं पहले नियम के बारे में। और पहला नियम हमारा क्या था यहाँ पर कि अ हो या फिर आ हो। क्या हो बेटा, अ हो या फिर आ हो, और हमारे पास प्लस का चिन्ह है। इसके बाद में क्या होना चाहिए, या तो अ होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, और बन क्या जाएगा हमारे पास, आ बन जाएगा। तभी तो हमारे पास क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या होगी, दीर्घ संधि हमारे पास हो जाएगी। चलिए तो मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ आपसे कि इनके जो नियम है वो नियम आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा इनके आपके एग्जाम्पल आपको उदाहरण आप बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास होने वाले। तो देखिए यहाँ पर पहला जो शब्द हम यहाँ पर लेंगे बेटा, वो लेंगे पहले शांत। ठीक है, बाहर से लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर लेंगे हम यहाँ पर क्या, शांत। ठीक है, मैंने शांत यहाँ पर क्यों लिखा, ताकि आपको जैसे कि बहुत सारी कोचिंग होती है वो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, ये लिखेगी बेटा यहाँ पर स धन अंत। क्या लिखेगी, स धन अंत, ये लिखेगी। अब इसके लिखने से क्या होता है कि आपको दो टुकड़े दे दिए, आप इनको आसानी से मिला सकते हो। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप इनको देखोगे तो आपके माइंड में आएगा कि ये संत तो बनेगा नहीं। ठीक है, संत अलग चीज होती है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तो इन दोनों के मिलने से आप बता दो सर क्या बनेगा, शांत बनेगा। लेकिन अगर मैंने आपको पहले से शब्द दे दिया, क्योंकि शब्द अगर होता है तो तोड़ने में मुश्किल आती है। ठीक है, शब्द अगर होता है ना तो उसको तोड़ने में मुश्किल आती है कि बनेगा क्या। ठीक है, इधर क्या बनेगा उधर क्या बनेगा, मात्रा छोटी लगेगी बड़ी लगेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको शब्द इस प्रकार से दे दे तो जोड़ने में कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन तोड़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, आई बात समझ में आपको दोस्तों, हिंदी का नियम यही है, अगर आप कोई चीज मार्केट से लाते हो तो तोड़ने में तो बहुत आसानी होती है उसको, लेकिन फिर आपको जोड़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये बाहर की चीज है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। और संधि में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चीजें टूटी हुई है उनको आप आराम से जोड़ सकते हो, लेकिन जो जुड़ी हुई चीज है उसको आप तोड़ नहीं सकते, काफी परेशानी करनी होती है। और ये वही बच्चे तोड़ सकते हैं जिनको संधि अच्छे से आती है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर हम जो है वो शब्दों को पढ़ेंगे, और शब्दों को पढ़ने के बाद ही आपको तोड़ना है। देखते हैं आपसे टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में भी इन्हें तोड़ने की कोशिश करना, मैं आपको बताऊंगा ऐसे, लेकिन आप तोड़ने की कोशिश एक बार इनको करना। तो परसेंट जो पहले आप क्या, आपको क्या लिखना है, पहले आपको शब्द लिखने हैं, फिर हम इनको तोड़ेंगे। क्लियर है बात, चलिए तो मैं आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको भी आराम से समझ में आता रहेगा यहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ा सा इधर शब्द लिखेंगे हम यहाँ पर, और फिर इनको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दूसरा शब्द दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास है कौन सा, साक्षर। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा शब्द है। इसके बाद में हम लिखते हैं दोस्तों सानुज। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर सानुज को लिखते हैं। ठीक है, सानुज को लिखेंगे। तो ये आपको बताना है कि सही है या फिर गलत भी है। ठीक है, हाँ साव्य। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, साव यव। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, सावयव बन जाएगा। अगला हमें देखना है यहाँ पर साउधी। क्या बनेगा, साउधी। ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी आपको तोड़ने में कि हाँ सर टूटेगा कहां से। सिंपल सी बात तो यही है ना, कि टूटेगा कहां से और टूटेगा कहां से, यही तो दिक्कत होती है सबसे बड़ी। ठीक है, और इन्हीं दिक्कत को हमें खत्म करना है। अगला देखिए हमारे यहाँ पर ले लीजिए हम, जैसे कि लेते हैं सानंद। ठीक है, सानंद ले लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पर जैसे सावधान ले लो आप। सावधान आपने काफी बार सुना भी होगा, सावधान। ठीक है, ये सावधान हमारे पास हो गया। और सावधान के बाद में हम लेते हैं यहाँ पर जैसे कि मुरारी को लेते हैं। ठीक है, मुरारी। ठीक है, ये मुरारी हो गया। और मुरारी जो है वो क्या है यहाँ पर, मुरारी के बाद में ले लीजिए दोस्तों यहाँ पर कामारी ले लो। ठीक है, कामारी ले लो, कामारी। ठीक है,
कामारी लेंगे बेटा यहाँ पर। चलिए ये कामारी हो जाएगा यहाँ पर, पूरा लिख देता हूँ उसको अच्छे से। चलिए तो ये हमारे पास क्या हो गया, कामारी हो गया। क्लियर है। चलिए कामारी हो जाएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ कामारी, ठीक है। चलिए ये मुरारी हो जाएगा, ये कामारी हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अगला देखिए हम यहाँ पर त्रिपुरारी ले लो, अच्छा रहेगा यहाँ पर त्रिपुरारी, ठीक है। ये त्रिपुरारी हो जाएगा, ये त्रिपुरारी हमारे पास यहाँ पर है। चलिए एक अच्छा सा लेते हैं यहाँ पर अभ्यारण्य। क्या लेंगे बेटा यहाँ पर, अभयारण्य। क्या होता है ये, अभयारण्य होता है। अभयारण्य आधा भ नहीं आता इसमें। अच्छा सा ले लो यहाँ पर हम क्या ले बेटा, द्वारकाधीश को कहाँ ले, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, हल्का सा छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि ये भी हमारे पास एक अच्छा बन जाएगा यहाँ पर, द्वारकाधीश, ठीक है। द्वारकाधीश इसको ले रहे हैं, ठीक है। चलो इनको ही हम बनाएंगे यहाँ पर, और इनको बनाने के बाद में हमारे पास क्या क्या बनता है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए साथियों उतारो फटाफट से बेटा, इनको उतारो, और उतारने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पर, किस प्रकार से ये टूटते हैं, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट से। इनको तोड़ने का मजा ही कुछ अलग आएगा ना। अभी हम जब इनको तोड़ेंगे तो तोड़ने का मजा ही कुछ यहाँ पर दोस्तों अलग आने वाला है। ये देखिए इस इनमें सब में आपको क्या दिखाई देगी, इन सब जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनमें आपको दीर्घ संधि दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात वो यही आती है कि ये टूटेगा कैसे, ठीक है। तो इनको हम तोड़ते हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं ये टूटेंगे कैसे यहाँ पर, और टूटेंगे बेटा कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। और इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं ताकि आपको जगह अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि ये टूटेंगे कैसे। क्लियर है। और अब आपको तोड़ना है, देखते हैं कितने बच्चे तोड़ पाते हैं इन शब्दों को, ठीक है। तो शांत तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही नहीं चाहिए। देखो शांत जो है वो कैसे टूटेगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास पहले निकलेगा स, और स के बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा, अंत बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, अंत बन जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है नहीं है चाहिए, हाँ आ से बन जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ किस प्रकार से दोस्तों। जैसे कि हमारे पास जो स है, एक बार समझ दो फिर आपको इनको तोड़ना है, ठीक है। जैसे कि स है, और स जो शब्द है, स के बाद में यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, अंत आ गया है। और ये जो स, अब स में अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले बताया था कि इस स में जो है आधा स, इसको हम तोड़ेंगे ना, ये शब्द है हमारे पास, इसको जब हम तोड़ेंगे यहाँ पर तो हमारे पास स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक अ हो जाएगा, ठीक है। अ और अ जो मिलता है वो क्या बनता है बेटा, आ बनता है, ठीक है। और ये जो आ है वो आ मिलने के बाद में इस स से जब ये मिलता है तो ये क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। तो आ तो यहाँ पर खत्म हो गया, पीछे की हमारे पास क्या बचा, ये बचा। और इसको आप ऐसे कैसे क्या कर दो, पीछे ले लो, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये शब्द बन जाता है यहाँ पर दोस्तों, शांत बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शांत बना हुआ है। कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए आ की ध्वनि आपको यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर शांत है ना, आपको यहाँ पर आ की ध्वनि दिखाई दे रही होगी। आप बोल के देखिए, आपको यहाँ पर आ की ध्वनि शांत ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इस प्रकार से ये शब्द बना हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरे शब्द को यहाँ पर तोड़ते हैं पहले। इसका तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो हमारे पास है वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, शांत, यानी कि स धन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको तोड़ते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए आपको आ की ध्वनि कहां पर दिखाई दे रही है, आ की ध्वनि है ना। तो आप इसको पढ़िए शब्द को, आपको यहाँ पर आ की ध्वनि, तो आ की ध्वनि आपको दिखाई दे रही है कहां पर, इस जगह पर आपको आ की ध्वनि दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों टूटेगा भी कहां से, ये इसी जगह से टूटेगा। कहां से टूटेगा बेटा, इस जगह से ये टूटेगा। तो हम बात करें यहाँ से इसको तोड़ते हैं, तो ये स को अलग कर दो और अ को अलग कर दो, ठीक है। तो ये स अलग हो जाएगा, और हमारे पास जो आ था उसका यहाँ पर क्या निकल के जाएगा बेटा, यहाँ पर यानी कि अ निकल के जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साधन अक्षर बन जाएगा। ये शब्द हमारे पास बनेगा, ठीक है। सानुज, अब देखिए यहाँ पर भी वही बात हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है कि आपको यहाँ पर आ की ध्वनि कहाँ पर दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आप पहचान रहे हैं, और आ की ध्वनि आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमारे पास यहाँ पर है सा। सा अगर हम बोलते हैं सानुज, तो सा यानी कि आ की ध्वनि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जहां पर हमें आ की ध्वनि दिखाई दे रही है वो स को निकाल लो, यहां से इस अ को निकालेंगे तो ये अ निकल के आ जाएगा, और अ निकल के जब वहां से निकल गया तो पीछे का वैसा का वैसा आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सानुज बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया बेटा। अगले शब्द पे आइए, सवयव, ठीक है।
सा अवयव। अब वापस वही बात कि आपको आ की ध्वनि कहां पर दिखाई दे रही है, तो आप बोल रहे हो कि सर यहां पर हमें सा पर आ की ध्वनि दिखाई दे रही है, तो स को क्या करेंगे हम, यहाँ पर स को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे और यहां से क्या निकालेंगे, यहां से अ को निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, अ को निकालेंगे और अ को निकालते ही हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर अवयव हो गया। क्या हो गया बेटा, अवयव हो गया। ठीक है, अ निकल गया। देखिए यहाँ पे देखिए साउदी, और आप बोल रहे हो कि सर हमें वापस यहाँ पर ही यानी कि सा पर ही हमें क्या दिखाई दे रही है, अ की ध्वनि दिखाई दे रही है, तो बेटा यहाँ से निकाल लो, ये स निकल जाएगा और इस सा में से अगर आपने अ को निकाला तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अवधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अवधि बन जाएगी। ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पर साकार में हमें आ की ध्वनि और दिखाई दे रही है, और आप बोल रहे हो सर यहाँ काम में भी हमें आ की ध्वनि दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दो जगह यहाँ पर कंफ्यूज हो कि सर सा में भी आ की ध्वनि दिखाई दे रही है और का में भी आ की ध्वनि दिखाई दे रही है। लेकिन बेटा अगर हम शब्द यहाँ पर बनाते हैं तो चलिए पहले आप यहाँ से तोड़ते हैं, इसको बीच में से तोड़ते हैं। ठीक है, का वाली जगह में से इसको तोड़ते हैं, तो अगर हम इसको का वाली जगह में से तोड़ते हैं तो हमारे पास शब्द क्या बनता है, यहाँ पर साक धन। यहां से हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बना, अर। क्या बना बेटा, अर। तो ये अर जो है वो कोई शब्द नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, साक धन अर, ये कोई शब्द बन रहा है क्या, आपको लग रहा है कि सर ये सही है, बेटा ये शब्द जो है वो शब्द सही नहीं है। ठीक है, साग धन अर ये जो है कोई शब्द यहाँ पर नहीं होता है, इनका अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ कैसे, अंत होता ही नहीं होता, अर्थ है नहीं इसका। अक्षर, अक्षर का जो है वो अर्थ होता ही नहीं होता। अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, होता ही नहीं होता। और अवयव, ये अवयव आपने पढ़े होंगे और समझे। अवधि यानी कि समय का जो होता है अवधि, हम उसको अवधि बोलते हैं, यानी कि अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन अर का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा। चलिए अब साके यहाँ से इसको तोड़ के देखते हैं, और जब हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, स निकल जाएगा, और अ हमने उसमें से निकाला तो हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, आकार बनेगा कि आकार बनेगा। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर आकार है, क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आ हो या अ हो बनेगा तो क्या वही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स और ये अ मिलकर यहाँ पर क्या बना था, साकार बनता, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, आकार आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, आकार आएगा। क्लियर है। अगर तुम बच्चों इसको क्या बनाते हो, अगर तुम इसको बनाते हो जैसे कि हमने ऊपर बनाया था आकार, क्या बनाया हमने, इसको बनाया आकार। अगर आपने इसको आकार बनाया तो क्या मुझे बताइए कि ये कोई शब्द है क्या, आपने आकार कहीं पढ़ा हो या कहीं लिखा हो कि आकार क्या होता है, नहीं पढ़ा या पढ़ा है आपने। ठीक है, तो यानी कि जो आकार है कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है बेटा, आकार होता है। क्या होता है, आकार। और आकार तो आप समझते हो। ठीक है, ये आकार होता है, तो इस प्रकार से आपको शब्द भी बनने चाहिए पीछे के। ठीक है, तो ये आकार में स मिला, आकार में स मिला तो हमारे पास क्या बन गया, साकार बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर आते हैं। अब आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आ गया हो कि किस प्रकार से हम यहाँ पर शब्दों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि शब्दों को तोड़ेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे भी सही हो ना, आप टेंशन मत लो, शब्दों को जोड़ेंगे भी सही। मैं सिर्फ आपको पहले यहाँ पर तोड़ना बता रहा हूँ, फिर हम जोड़ना यहाँ पर सीखेंगे। हर एक प्रकार से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारे पास साधन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सानंद है हमारे पास। तो सानंद का हम कहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है, आप दिमाग लगाओ कहाँ से तोड़ेंगे भाई इसको, तो हम इसको तोड़ेंगे साथियों सा की जगह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपको कौन सा यहाँ पर संधि दिखाई दे रही है, इसमें आपको कौन सी संधि दिखाई दे रही है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दीर्घ संधि है। और मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि को आप कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, और जहां पर आ की ध्वनि आती है वो दीर्घ संधि होती है। कौन संधि, दीर्घ संधि होती है। तो ये हमारे पास शब्द है, और ये जो शब्द है साथियों यहाँ पर ये हमारे पास दीर्घ संधि का शब्द है। तो इसको तोड़िए फटाफट से, यहाँ पर आ रहा है तो आ को तोड़िए, तो हमारे पास शब्द बन जाएगा स, और धन क्या बनेगा, आनंद बन जाएगा बेटा, कि आनंद बनेगा। ये लीजिए ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आता है आनंद, और या फिर मैं आपको लिखूं यहाँ पर क्या, आनंद। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा, ये या तो सधन आनंद से बनेगा या फिर सधन आनंद से बनेगा। बेटा कैसे बनेगा, इस स के बाद में क्या आना चाहिए, आनंद आना चाहिए या फिर आनंद आना चाहिए, यानी कि अर्थ भी निकलना चाहिए शब्द के पीछे का, जब जुड़ते हैं तो अर्थ भी निकलना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि आनंद, आप सोचिए कि आनंद कोई चीज होती है क्या, नहीं होती साथियों, आनंद होता है। जैसे कि आनंद की अनुभूति अभी आपको हो रही होगी, अगर आपने ये सही कर लिया होगा तो आपको आनंद की अनुभूति
हो रही होगी साथियों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आनंद नहीं होगा साथियों, यहाँ पर क्या होगा, आनंद होगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर सधन आनंद बनेगा। क्या बन जाएगा, सधन आनंद बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास एक शब्द आता है सावधान। कौन सा शब्द है, सावधान शब्द है। और सावधान को हम कहां से तोड़ेंगे, आइए हम इसको सा से तोड़े या फिर धा से तोड़े। भाई दिक्कत तो ये है ना, अब आपने सावधान शब्द तो बहुत सी बार पढ़ भी रखा होगा और आप समझ जाओ कि इसको कहां से तोड़ना है। तो दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे कहां से बेटा, सा से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सधन अवधान। क्या हो जाएगा, सौधन अवधान। ठीक है, अब ये अवधान होगा या फिर अवधान होगा। ठीक है, ये अवधान होगा या फिर अवधान होगा, ये दिक्कत हमारे पास वापस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये क्या होगा, सावधान होगा या फिर अवधान होगा। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर कि जो सावधान है इसमें बेटा सधन अवधान आता है। क्या आता है, सधन अवधान आता है। अवधान कोई चीज नहीं होती, अवधान होता है। ठीक है, अवधान सही है, अवधान गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है, ये हम धीरे धीरे जब शब्दों को पहचानने लगेंगे कि कौन सा शब्द सही होता है कौन सा नहीं होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। शब्द लिमिट है, ज्यादा कोई हार्ड लेवल के आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सही कौन सा हो जाएगा, अवधान सही है। अवधान जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अवधान होता है। और हम अव को भी, अव अगर इसकी हम बात करें तो हमारे पास ये क्या है बेटा, अव जो है ये भी क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। अव धन दान से बना हुआ है। किससे बना हुआ बेटा, ये अवधान बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयोग हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि अव और धान भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अव हमारे पास क्या है, ये एक उपसर्ग है और धान शब्द होता ही नहीं होता। आपने धान का मतलब समझा होगा कि चावल। ठीक है, धान मतलब क्या होता है, चावल होता है। और ये जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यानी कि संयोग यहाँ पर हो रहा है। तो धान है ही नहीं है, एक से शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर अवधान करेंगे तो अवधान गलत हो जाएगा। अवधान जो है वो सही शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अवधान सही होगा, अवधान नहीं होता है। क्लियर है, चलिए मुरारी काफी प्यारा शब्द है, आपने सुना होगा कृष्ण मुरारी। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि जो कृष्ण मुरारी है, तो काफी सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि जो कृष्ण मुरारी है तो कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कृष्ण मुरारी हम बोलते हैं, तो मुरारी यानी कि उनके हाथ में बांसुरी है, मुरारी है, यानी बांसुरी को समझते हैं, बांसुरी बजाने वाले कोई मुरारी हम यहाँ पर बोलते हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, मुरारी की हम यहाँ पर बात करें तो मुरारी किसके लिए प्रयोग होता है, मुरारी का जो है बहुव्रीहि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द है। और भगवान यानी कि मुर जो है, इसका थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक हम समझते हैं। मुर एक बेटा राक्षस था। क्या था, मुर एक क्या है, यहाँ पर राक्षस है। और अरि का मतलब होता है मारने वाला। क्या होता है, यानी कि जो शत्रु होता है, यानी कि मारने वाला। यानी कि मुर जो एक राक्षस है, इस अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। यानी कि इसको मारने वाला कौन था, भगवान कृष्ण थे। यानी कि इस राक्षस को मारा किसने था, भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। इसी कारण जो है भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बात नहीं कि उनके हाथ में जो है बांसुरी वगैरह है उस कारण इनको मुरारी कहा जाता है, नहीं साथियों। मुर एक राक्षस था। और अरि का मतलब क्या होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, किसका शत्रु, इस राक्षस का शत्रु। और वो कौन है अपने पास, भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मुर नामक राक्षस को मारा था, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा गया है। के लिए साथियों, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाएगा। इनकी जो शब्द है ये मुरारी, इसका मतलब अगर हम बात करें तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, कृष्ण भगवान हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम इसको बात करें कैसे लिखेंगे, मुर धन अरि। ठीक है, कैसे बनेगा ये, तो ये जो बनेगा वो बनेगा मुर धन अरे, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अरे का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अरे का मतलब क्या होता है। अरे का मतलब होता है शत्रु, लिख लीजिए ताकि आप भूल ना जाओ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा शत्रु होता है। और ये बात ध्यान में रखना कि अरि जो है वो छोटी आती है, बड़ी मत कर देना इसको। जहां पर भी अरि आती है वो छोटी आती है। क्लियर है, चलिए काम आ रही है वापस आगे हमारे पास। और हमें तोड़ना कहां से बेटा, कहां से तोड़ोगे आप इसको, तोड़ोगे काम धन अरि। क्या बनेगा बेटा ये,
काम धन अरि, यानी काम, काम यानी कि कामदेव, और कामदेव का शत्रु कौन है? तो बेटा कामदेव के जो शत्रु हैं वो है भगवान शिव। ठीक है, तो भगवान शिव जो है वो कामदेव के शत्रु थे, यानी कि कामदेव को भगवान शिव ने मारा था। इसके लिए आपको हिंदू जो ग्रंथ है वो पढ़ने पड़ेंगे। अपने पास जो शिव पुराण वगैरह है उनको पढ़िए, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। फिर नाटक वाटक देख लीजिए। ये कामदेव जो है, कामदेव का वध किया था, यानी कि जो वध किया था वो भगवान शिव ने किया था। तो ध्यान देना कि कामारी जो जो हमारे पास बहुव्रीहि समास में आएगा कामारी, तो ये कामारी किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो भगवान शिव के लिए। किसके लिए बेटा? यहाँ पर भगवान शिव के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है कामारी, यानी काम यानी कि वही काम देवता, और अरि का मतलब मैंने आपको बता दिया शत्रु होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द टूट जाएगा। त्रिपुरारी, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पर त्रिपुरा किस लिखेंगे? त्रिपुर, यानी कि जो त्रिपुर हमारे पास है क्या है? राक्षस है, और इस राक्षस का जो वध किया था वो भी करने वाला अपने पास कौन है बेटा? तो वो भी अपने पास कौन हो जाएगा? वो शिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बहुव्रीहि समास में ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास जो है त्रिपुरारी हो जाएगा, यानी कि शिव हमारे पास हो जाएंगे। और शिव भगवान के लिए ही क्या क्या जाता है? प्रयोग में किया जाता है। और इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा हमारे पास त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? अरि हो जाएगा, और अरि यानी कि वही हमारे पास क्या? शत्रु। तो त्रिपुरारी जो है इसका नाश करने वाला है, वध करने वाले भी अपने पास कौन है? भगवान शिव है। तो त्रिपुरारी किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? ये भगवान शिव के लिए प्रयोग में किया जाने वाला एक शब्द है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो संधि के साथ साथ बहुव्रीहि समास जो है उनका भी यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। हर एक जो है संधि में है आपके बहुत सारे जो टॉपिक है वो क्लियर होते हुए यहाँ पर चल जाएंगे साथियों। तो मुरारी का मतलब, मुर एक राक्षस था, इसका वध किया है भगवान श्री कृष्ण ने। अरि का मतलब होता है शत्रु, यानी कि मुर राक्षस का शत्रु कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध कर दिया? मुर राक्षस का जो है वो वध कर दिया। तो मुरारी भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। कामारी, कामदेव जो है भगवान है, कामदेव जो आप में सब में होते हैं कामदेव, और कामदेव के जो मारने वाले थे, वध करने वाले थे, वो भगवान शिव है। और त्रिपुरा एक राक्षस था, इसका भी वध करने वाले अपने पास कौन है? तो भगवान शिव ही है। ठीक है, अभ्यारण, तो अभ्यारण का आपको ध्यान में रखना है कि जो अभ्यारण होता है वो पहले तो इस प्रकार से लिखा जाता है अभ्यारण। आप बहुत सी जगह जो है वो अभ्यारण लिखते हो बेटा किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखते हो अभ्यारण, और अभ्यारण जो है वो ये गलत होता है। ठीक है, ये जो अभ्यारण है वो गलत होता है। काफी सारे बच्चे इस प्रकार से अभ्यारण को लिखते हैं, लेकिन ये जो अभ्यारण है ये गलत होता है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है? ये अभ्यारण्य होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पर अभ्यारण्य होता है। ठीक है, चलिए, तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक है, अब अरण्य का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा? यहाँ पर जंगल होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? अभ्यय। ठीक है, ये क्या बनेगा? अभ्यय, और इसका बन जाएगा अरण्य। क्या बन जाएगा? अरण्य। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अरण्य, यानी कि हमारे पास क्या होता है? जंगल होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर अभ्यारण्य का बनाएंगे। अभ्यय का मतलब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? तो अभ्यारण्य का जो मतलब हमारे पास होता है वो होता है जंगल। ठीक है, अभ्यय, अरण्य, अरण्य को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पर इसको बोलते हैं हम जंगल। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहा जाता है जंगल। और अभ्यय जहां पर भय नहीं हो, यानी कि जहां पर भय न, आ का मतलब क्या होता है? नहीं, भय, यानी कि यहाँ पर आपको डर नहीं हो, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? अभय बोलते हैं। ठीक है, जहां पर डर नहीं हो, अभय, यानी कि यहाँ पर कोई भय हमें नहीं हो, अभय। और कहां पर? अरण्य, जंगल में, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं वहां पर उनको अभयारण्य में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। आप जब घूमने जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है कि अभयारण्य। उस अभयारण्य में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आप उनको मार नहीं सकते, वहां पर उनका शिकार नहीं कर सकते। तो यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वो आराम से विचरण कर सकते हैं अभयारण्य में, तो उसी को क्या बोलते हैं? अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है, कुछ सीमा क्षेत्र के लिए होता है जहां पर जीव जंतु को छोड़ा जाता है, वो अभयारण्य कहलाता है। अब ध्यान देना, जो भ इसमें है वो बड़ा आता है बेटा। क्या आता है? बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि बना ही वो अभ्य से। किससे बना है? अभ्य से। और जब ये अ और ये अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर या बन जाता है। क्या बन जाता है? या बन जाता है। आई बात में आपको, जब ये अभ्य में य और ये अ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और ये दोनों मिलते हैं हमारे पास, क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बेटा अभ्यारण्य बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और एक शब्द हमारे पास जो आता है वो आता है कौन सा? द्वारकाधीश। ठीक है, आपने कई बार जो है वो लिखा देखा होगा द्वारिका। क्या लिखा देखा होगा आपने? द्वारिका। मैं आपको बता दूं, जो द्वारिका शब्द साथियों ये गलत लिखा होता है, चाहे कहीं मंदिर में लिखा हुआ हो या फिर कहीं पर भी लिखा हुआ हो या फिर आपके नाम के पीछे लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ हो। द्वारिका
आपने देखा होगा कहीं मिठाइयों के जो दुकानें होती हैं वहां पर भी इनको लिखा जाता है द्वारिका स्वीट मिष्ठान भंडार वगैरह वगैरह। मैं बता दूं कि भाई ये जो द्वारिका होता है ये गलत शब्द होता है, ये जो है हिंदी में प्रयोग नहीं होता। अगर हम बात करें तो सही शब्द क्या होता है, द्वारका होता है। क्या होता है बेटा, द्वारका होता है। कभी देखना आप एक बार, कभी किताबों में देखना जहां पर शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया हो, या फिर कहीं मंदिर में देखना जहां पर भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में जाओ वहां पर आपको देखने को मिलेगा द्वारकाधीश। क्या मिलेगा बेटा, द्वारका यानी कि द्वारका के जो हमारे पास अधीश यानी कि जो स्वामी है वो कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। और द्वारकाधीश ही जो है वो सही शब्द है, यानी कि द्वारका एक सही शब्द है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। ठीक है, तो आज से आप जो है द्वारिका नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, द्वारका बोलोगे। ठीक है, और द्वारका के अधीश कौन है, यानी कि वहां के स्वामी कौन है भाई। अधीश का मतलब क्या होता है, स्वामी होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं किस प्रकार से बनेगा ये जो हमारे पास बनेगा बेटा वो बनेगा क्या, ये बनेगा हमारे पास द्वारका। सही शब्द क्या होता है, द्वारका होता है। और द्वारका के हमारे पास अधीश कौन है, और अधीश का मतलब क्या होता है, अधीश का मतलब होता है बेटा स्वामी। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है स्वामी। क्या हो जाएगा, स्वामी। और द्वारका के स्वामी कौन है, तो द्वारका के स्वामी कौन है ये तो आपको पता ही है कि द्वारका के स्वामी कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में किया जाने वाला शब्द है बहुव्रीहि समास, इसमें लगेगा यहाँ पर। और बहुव्रीहि समास जो होता है वो आपको पता ही होगा साथियों यहाँ पर कि किस प्रकार से लगता है। जो लोग देवताओं के जो देवता वगैरह होते हैं उनके नामों के पीछे क्या लगता है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिला इस प्रकार से शब्द है। ये तो आज हमने साथियों यहाँ पर जो है शब्द को तोड़ा है। कल हम यहाँ पर जोड़ना भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हम शब्द को जोड़ेंगे। और अभी जो है ये संधि वगैरह जो है काफी लंबी चलने वाली है। आपने देख लिया होगा जब हमने वर्ण पढ़े थे तो वर्ण का जो टॉपिक है हमारे पास कितनी लंबी क्लास हमारे पास पड़ी हुई है, और काफी डीपली हमने यहाँ पर वर्णों को समझा है बेटा। ठीक है, और काफी सारे जो हमारे पास आने वाले हैं, आज समय की पाबंदी है दोस्तों। कल मैं आपको बताऊंगा कि हम पर्यायवाची को कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सेट लेके आऊंगा, और सब शुद्ध अशुद्ध के शब्द हमारे पास है उनको हम कैसे यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों, और क्लास को शेयर जरूर करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हिंदी में अगर आपको ज्ञाता बनना है दोस्तों, अगर आपको हिंदी का जो रग रग आपको एक एक अंश आपको चुनना है, अगर आप हिंदी में मास्टरमाइंड होना चाहते हो तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों यहाँ से। ठीक है, मैं आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा यहाँ पर, और हर एक बारीकी से आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ यहाँ पर। संधि की अभी हम बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2-5 उदाहरण लेके आऊंगा और फिर हम दीर्घ में आ जाएंगे, गुण में आ जाएंगे, आयादी में नहीं दोस्तों। हम यहाँ पर जो है इनके 100 150 जो उदाहरण है वो करने वाले हैं। यानी कि जो हमारे पास हर एक शब्द हमारे पास बनता है उन शब्दों को हम छाड़ छाड़ के दोस्तों करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए और इन शब्दों को देखिए कि किस प्रकार से ये शब्द टूटे हुए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब दीजिए मुझे आप इजाजत दोस्तों यहाँ पर, और क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनके पास भी इस वीडियो का जो लिंक है वो आप जरूर भेज साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में वही यहाँ पर संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।